पिछले वीडियो में हमने अनरिटन अथॉरिटी के प्रोलॉग और चैप्टर 1 से 2 को देखा, जहां एक दुनिया इंट्रोड्यूस होती है जहां जिंदगी पहले डिसाइड होती है, चॉइस बाद में आती है। आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक बात करेंगे। यहाँ कोई बड़ी फाइट नहीं होती, कोई सडन पावर अप नहीं मिलता। इसके बदले हम देखते हैं कैसे सिस्टम्स लोगों को शेप करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स क्वाइटली काम करती है और कैसे यांशु सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि समझना शुरू करता है। ये चैप्टर्स फाउंडेशन है जो आगे जाकर हर डिसीजन को डेंजरस बना देते हैं। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, अनरिटन अथॉरिटी एक बिल्कुल नई नॉवेल है और आप इसे रॉयल रोड पर फ्री पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 से। चैप्टर 3, आइज ऑन द स्पैरोज। सेरेमनी के बाद का वक्त एक खामोश बवंडर जैसा था। एक अटेंडेंट जिसके चेहरे पर खिंचाव था ने यांशु को ढूंढ लिया इससे पहले कि वो छटती हुई भीड़ में गायब हो पाता। जिन यांशु, हाई ग्रेड कोर्स को दूसरों के साथ नहीं रखा जाता, मेरे पीछे आओ। उसे शोर शराबे वाले मुख्य कोर्टयार्ड से दूर ले जाया गया। लो और मिडिल ग्रेड डिसाइपल्स के साझा बैरक्स के पास से गुजरते हुए कंपाउंड के एक शांत हिस्से की तरफ। सीडलिंग पवेलियन में 4 छोटे अलग कमरे थे जो एक साफ सुथरे खामोश कोर्टयार्ड की तरफ खुलते थे। ये उन लोगों के लिए रिजर्व था जिनमें पिलर्स बनने की काबिलियत थी, एक व्यावहारिक निवेश, न कि कोई सम्मान। उसका कमरा उत्तर पश्चिम कोने वाला था। अटेंडेंट ने दरवाज़ा खोला और एक तरफ हट गया। ये लगभग पूरी तरह से खाली था। सफ़ेद पुती हुई दीवारें, लकड़ी के शटर वाली एक ऊंची खिड़की और झाड़ू लगाई हुई नंगी लकड़ी का फर्श। हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की महक थी। पवेलियन की देखभाल एक सर्वेंट करती है, अटेंडेंट ने रूखेपन से कहा। वो तुम्हारी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी, फालतू मांगे मत करना। इतना कहकर वो चला गया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। यांशु उस खालीपन के बीच में खड़ा रहा। उसके पास सेरेमनी से मिले जूट के थैले के अलावा कोई सामान नहीं था। उसने उसे फर्श पर धीरे से पटक दिया। एक पल बाद दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। एक जवान औरत, जो शायद उससे कुछ साल बड़ी थी, वहाँ खड़ी थी। उसके कपड़े सादे पर साफ थे, उसकी नज़रें नीची थीं। यंग मास्टर जिन, मैं शियोलान हूँ, मैं पवेलियन की देखभाल करती हूँ। कमरा साफ करो, यांशु ने कहा। उसकी आवाज़ सपाट थी। वो दरवाजे से सबसे दूर वाले कोने में गया, दीवार से पीठ टिकाकर फर्श पर बैठ गया और देखने लगा। शियोलान खामोश फुर्ती के साथ काम करने लगी। वो कोर्टयार्ड के कुएं से पानी और कपड़ा लेकर आई और दीवारों और फर्श को पोंछने लगी। वो बोली नहीं। यांशु ने उसे मेहनत करते हुए नहीं देखा, वो उसकी हरकतों के तरीके को देख रहा था। जिस तरह से धूल की ग्रे परत हट रही थी और नीचे से लकड़ी के फीके रेशे नजर आ रहे थे, ये एक मिटाने की प्रक्रिया थी। जब उसने लगभग आधा कमरा साफ कर लिया और फर्श बीच में से एक साफ लाइन की तरह गीला और चमक रहा था, यांशु खड़ा हुआ। वो कमरे के सूखे और अभी भी गंदे हिस्से की तरफ गया, सख्त लकड़ी के तख्तों पर लेट गया, करवट ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि शियोलान की हरकतें एक पल के लिए रुक गईं, फिर पहले से कहीं ज्यादा धीमे अंदाज में जारी रहीं। कपड़े की हल्की आवाज़ और गीली लकड़ी की हल्की महक वो लोरी बन गई जो उसे गहरी, बिना सपनों वाली नींद में ले गईं। वो दोपहर की ओरिएंटेशन के दौरान सोता रहा, जहां नए डिसाइपल्स को उनका स्केड्यूल दिया गया और क्लैन के नियमों से मिलवाया गया। वो पवेलियन में रहने वाले बाकी 3 हाई ग्रेड लोगों, जिनरू, सूलिंग और एक और भाई के अपने कमरों में लौटने की फुसफुसाहट के बीच सोता रहा। वो तब भी सोता रहा जब सूरज ढलने लगा था। वो शाम के गहरे नीले रंग के बीच जागा। फर्श पर सोने की वजह से उसका शरीर अकड़ गया था। उसके पास एक मोटा गद्दा और एक पतली चादर करीने से रखी गई थी जब वो सो रहा था। शियोलान जा चुकी थी। कमरा पूरी तरह साफ था, हवा ठहरी हुई थी। उसे एक बेचैनी ने घेर लिया। वो पवेलियन से बाहर निकला और कंपाउंड के पीछे के गेट से गुजरा। उस गार्ड को सिर हिलाकर इशारा किया जिसने उसे आज के टैलेंटेड बच्चों में से एक के तौर पर पहचान लिया था। एक संकरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था जिसने उत्तर में क्लैन की जमीनों को घेरा हुआ था। विस्परिंग रिज। चढ़ाई खड़ी थी जहां पुराने काई से फिसलने वाले पत्थर के पायदान थे। हर कदम के साथ पत्थर और अनुशासन की दुनिया पीछे छूटती गई। हवा ठंडी और मीठी होती गई जिसमें गीली मिट्टी और पाइन की महक थी। गहराते अंधेरे में जुगनू जागने लगे थे। उनकी रुक रुक कर जलने वाली रोशनी झाड़ियों में फंसे धीमे हरे सितारों जैसी लग रही थी। यहाँ के पेड़ पुराने आयरन वुड्स थी जिनकी छाल सिल्वर और कोयले जैसे रंगों का मेल थी। जैसे जैसे वो और ऊपर चढ़ा, पेड़ों की ऊपरी चत्थी कम होती गई जिससे डूबते सूरज की आखिरी सुनहरी धारियों से रंगा आसमान नजर आ रहा था।
वो आधे रास्ते में एक चट्टान पर रुका। नीचे क्लान का इलाका जलती हुई खिड़कियों और खाना पकाने वाली आग का एक नक्शा जैसा लग रहा था। यहाँ से हर वक्त होने वाली हलचल की आवाज़ बस एक फुसफुसाहट थी। यहाँ की आवाज़ करोड़ों सुई जैसे पत्तों से गुजरती हुई हवा थी, एक विशाल आहें भरने वाला संगीत। एक अकेला पक्षी जो थ्रश था, जिसके ग्रे पंख शाम के उजाले में लगभग न दिखने वाले थे, पास की एक टहनी पर आकर बैठा। उसने अपना सिर झुकाया, उसे अपनी काली मोती जैसी आंख से देखा, फिर एक साफ सवाल पूछने वाली आवाज़ निकाली जो इस खामोशी में गूंज उठी। झिंगुर झाड़ियों में अपनी टांगे रगड़ रहे थे, जो हवा की आवाज़ के साथ एक ताल दे रहे थे। उसने चींटियों की एक कतार को देखा जो किसी चीज़ के चमकते हुए दाने ले जा रही थी, और उसके पैरों के पास पुराने पत्थर पर बिना भटके एक लाइन में चल रही थी, जो अपने खुद के छोटे और ज़रूरी साम्राज्य की मालिक थी। कुछ समय के लिए वो जिन यानशु यानी वो हाई ग्रेड बोझ नहीं था, वो बस पहाड़ी पर बैठा एक लड़का था, दुनिया की सब्र वाली और अनजान खूबसूरती का एक शांत गवाह। ये एक ऐसी खूबसूरती थी जो कुछ मांगती नहीं थी, कोई वादा नहीं करती थी, और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके कोर का ग्रेड क्या है और उसे किस पाथ पर चलने के लिए मजबूर किया गया था। पैट्रियार्क की झूठी मुस्कान और अर्थ स्टोन्स के बोझ से उसके सीने में बनी सख्त गांठ शाम की उस विशाल और ठंडी बेपरवाही से थोड़ी ढीली हो गई। अगली सुबह पहली क्लास की घंटी पूरे कंपाउंड में गूंज उठी। यानशु डिसाइपल्स की भीड़ में शामिल हो गया, जो हॉल ऑफ फाउंडेशन की तरफ जा रहे थे, जो एक लंबी हवादार इमारत थी जिसके खुले हिस्से सैंडी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ खुलते थे। अंदर चटाइयों पर कतारों में छोटी मेज़ें लगी थीं। यानशु सबसे पीछे एक खिड़की के पास बैठ गया, जहां से बांस के पेड़ दिख रहे थे। बाकी डिसाइपल्स फुसफुसाते और नजरें डालते हुए अंदर आए। जिन कुओं और कुछ औरों के साथ दाखिल हुआ और सामने की एक मुख्य जगह पर बैठ गया। सूलिंग सलीके से एक तरफ अकेले बैठ गई। एक पल बाद हॉल की हवा जैसे सख्त हो गई। एल्डर लाओ चैन आए। उनका शरीर दुबला और मजबूत था, उनकी आंखें पत्थर की तरह सख्त थीं। हॉल में मौजूद हर डिसाइपल सम्मान में तुरंत खड़ा हो गया, हर डिसाइपल के सिवाय एक के। यानशु बैठा रहा, उसकी नज़र खिड़की के ठीक बाहर आपस में लड़ते हुए दो स्पैरोज की जोड़ी पर टिकी थी। पूरे हॉल में एक घबराहट भरी फुसफुसाहट दौड़ गई। जिनरू ने अपने कंधे के ऊपर से नफरत भरी नज़रों से पीछे देखा। लाओ चैन के कदम रुक गए, उनकी नज़र कमरे में घूमी और यानशु पर आकर ठिक गई। खामोशी भारी हो गई। धीरे धीरे यानशु ने खिड़की से अपना सिर घुमाया। उसने एल्डर लाओ चैन को हॉल के सामने खड़ा देखा। बिना किसी जल्दी के उसने खुद को खड़ा किया। उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखें एल्डर से मिली, चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि एक सपाट और सीधी बेअदबी से। उस नज़र में कोई सम्मान नहीं था, बस एक ठंडी और इंतज़ार करती हुई परख थी। लाओ चैन ने 3 सेकंड तक उसकी नज़रों का सामना किया। जिन यानशु, उन्होंने भारी और बिना किसी अपनेपन से कहा, अगली बार से अपना दिमाग क्लास में रखने की कोशिश करना। खिड़की के बाहर की दुनिया तुम्हारे देखे बिना भी करोड़ों सालों से टिकी हुई है। दुनिया में अनगिनत हाई ग्रेड कोर वाले कल्टीवेटर्स धूल में मिल चुके हैं। उनका घमंड ही उनके खात्मे की जड़ बना। एक चमकते हुए पत्थर को एक चमकता भविष्य समझने की गलती मत करना। यानशु ने अपनी गलती मानने का एक मामूली इशारा करते हुए अपने हाथ साथ जोड़े और बहुत हल्का सा दिखावटी सिर झुकाया। उसकी आवाज़ एक जैसी और सपाट थी, ये डिसाइपल बहुत शर्मिंदा है। लाओ चैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं उस माफी के पीछे के खोखलेपन को सुनकर। सब बैठ जाओ, उन्होंने हुक्म दिया। चलो रास्ते पर अपना पहला कदम रखते हैं, की के साथ, न कि उसकी समझ के साथ। कल्टीवेशन खुद को और अपनी आत्मा को डाओ के हिसाब से बेहतर बनाना है। डाओ क्या है? उन्होंने सवाल को हवा में छोड़ दिया। सामने बैठे एक चमकती आंखों वाले मिडिल ग्रेड डिसाइपल ने हिचकिचाते हुए हाथ उठाया। एल्डर, डाओ महान रास्ता है, स्वर्ग और नेचर का तरीका? अस्पष्ट, उन्होंने कहा। ये चलने वाला कोई रास्ता नहीं, ये खुद उस रास्ते का सिद्धांत है। कोई और? डाओ हर चीज का स्रोत है, वो रहस्य जिससे यिन और यांग पैदा हुए। करीब है, लाओ चैन ने मान लिया। ये हर वजूद के नीचे छिपा हुआ बुनियादी और अनकहा लाउन है। ये बिना किसी काम के है, फिर भी इसके जरिए सब कुछ पूरा हो जाता है। क्या कोई डाओ के खिलाफ कल्टीवेट कर सकता है? एक डिसाइपल ने खुश करने की चाहत में कहा, नहीं एल्डर, डाओ के खिलाफ जाना मुसीबत को न्योता देना है। गलत, लाओ चैन ने सख्ती से कहा। डाओ ना तो बुलाता है और ना ही सजा देता है, ये बस है। एक नदी उस पत्थर को सजा नहीं देती जिसे वो घिसकर चिकना कर देती है। पत्थर की फितरत पानी की फितरत से घिसना है। कल्टीवेशन अपनी फितरत को बड़ी कुदरत के साथ जोड़ने का हुनर है। इससे लड़ना सजा को बुलाना नहीं है, बल्कि खुद को बेकार में थका देना है। उन्होंने चारों ओर देखा। हम लॉ स्लिप्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं?
अगर दाव कुदरती है तो हम खुद को बनावटी आर्ट से क्यों बांधते हैं? जिनरू पूरे भरोसे के साथ बोला, क्योंकि हमारी समझ कम है एल्डर। लॉ स्लिप्स उस महान रास्ते पर मार्गदर्शक कदमों की तरह है जिन्हें हमसे पहले चलने वालों ने छोड़ा है। वो हमारी फितरत को सही तरह से जोड़ने में मदद करते हैं जब तक कि हम अकेले न चल सकें। लाओ चेन ने धीरे से एक बार सिर हिलाया। ठीक है, वे समझ के नमूने हैं। अब उन्होंने हर मेज पर रखी सादी किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपनी किताबों का पहला पन्ना खोलो। जिनरू, जो लिखा है उसे पढ़ो। जिनरू सीधा होकर बैठा, अपना गला साफ किया और ऊंची आवाज में पढ़ा। उसकी आवाज हॉल में साफ गूंज रही थी। वो अनकाव्ड ब्लॉक, वो बेनाम स्रोत, अपने खामोश सफर में हर रूप को थामे रखता है। पहला कट लगा, पहला नाम बोला गया, तो वो न टूटने वाली चेन की पहली कड़ी है। कल्टीवेट करना अपनी विल से तराशना है, फिर भी वो परफेक्ट ब्लॉक और भी खामोश है। नदी के बहाव को काबू करने की तलाश मत करो, बल्कि उस तरीके को सीखो जो पानी जानता है। उसने खत्म किया और बिना कहे अपनी समझ बताई। ये कविता ची और आत्मा की उस शुरुआती हालत की बात करती है, वो अनकाव्ड ब्लॉक, ये शुद्ध संभावना है। कल्टीवेशन का पहला कदम एक पाथ चुनना, एक आर्ट को बांधना, वो पहला कट है। ये हमें ताकत देता है पर हमें सीमित भी कर देता है। चेन असली महारत शायद अंतहीन तराशने में नहीं, बल्कि उस पत्थर की शुरुआती शांत खूबी को समझने में है। हमें अपनी मर्जी से तराशने और दाव के कुदरती फ्लो को विनम्रता से सुनने में तालमेल बनाना होगा। हॉल में तारीफ भरी फुसफुसाहट गूंज उठी। लाओ चेन का सख्त चेहरा थोड़ा नरम हुआ। अच्छा मतलब निकाला है। तुमने अपनी पिछली शिक्षाओं को ध्यान से सुना है। एक अच्छी नींव। जिन कुओं की अगुवाई में सभी डिसाइपल्स ने सम्मान में तालियां बजाईं। पीछे खिड़की के पास यनशू ने भी अपने हाथ साथ जोड़े। उसकी ताली धीमी, रुक रुक कर और बिना आवाज वाली थी। उसकी आंखें जिनरू पर नहीं, बल्कि उन स्पैरोज पर थीं जो अब उड़ चुकी थीं और अपने पीछे बांस के पत्तों को एक खामोश, खाली नाच में झूमता हुआ छोड़ गई थीं। सुबह की घंटी की गूंज अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि डिसाइपल्स हॉल ऑफ फाउंडेशन में कतार लगाकर अंदर आने लगे। हवा में एक घबराहट और बेताबी भरी ऊर्जा भरी हुई थी, जो पिछले दिन की थकी हुई खामोशी से बिल्कुल अलग थी। एल्डर लाओ चेन सबसे आगे खड़े थे। उनकी पत्थर जैसी सख्त आंखें उन पर घूम रही थीं जब वो अपनी जगहों पर बैठे। वो तुरंत नहीं बोले। उन्होंने अपनी मौजूदगी के वजन से कमरे को शांत होने दिया। कल तुमने एक पोएम सीखी थी, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई निकली। तुमने सीखा कि पहला कट एक जंजीर है। आज तुम वो कट खुद लगाओगे, लेकिन यहाँ नहीं। वो रुके, ये पक्का करने के लिए कि हर आंख उन्हीं पर टिकी हो। तुम जो देखने वाले हो वो इस ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात भाई बहनों या माँ बाप को भी फुसफुसाकर नहीं बतानी है। ये रेवरेंड पाइन क्लैन के कल्टीवेटर्स का एक राज है। इस भरोसे को तोड़ोगे तो तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। मेरे पीछे आओ। डिसाइपल्स के बीच हैरानी और उत्साह की एक लहर दौड़ गई। लाओ चैन मुड़े और बिना एक शब्द कहे हॉल से बाहर निकल गए। एक पल की हिचकिचाहट के बाद पूरी क्लास उनके पीछे भागते हुए गई। वो उन्हें कंपाउंड के पार ले गए, ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ नहीं, बल्कि पेट्रियार्क के अपने पवेलियन के भारी सुरक्षा वाले दरवाजे की तरफ। सख्त चेहरे वाले 2 सीनियर डिसाइपल्स ने दरवाजे खोले। पूरा ग्रुप उस हैरान करने वाले सादे मेन हॉल से गुजरते हुए पीछे के एक कमरे में पहुंचा, जहां चारों तरफ स्क्रोल्स रखे थे। यहाँ लाओ चैन ने दीवार पर लगे पत्थरों के एक क्रम को दबाया। एक धीमी घिसाई वाली आवाज के साथ पत्थर का फर्श का एक हिस्सा हट गया, जिससे नीचे की तरफ जाती एक खड़ी सीढ़ी दिखने लगी, जो दीवारों में जड़ी हल्की चमकती हुई माई की रोशनी से जगमगा रही थी। डिसाइपल्स के मुंह से चीखें निकल गईं। ज्यादातर को अंदाजा ही नहीं था कि ये जगह वजूद में है, लेकिन जिनरू एक जाने पहचाने भरोसे के साथ आगे बढ़ा, जिसे देखकर दूसरे जलन भरी नजरें डालने लगे। यनशू का चेहरा शांत रहा, पर उसके दिमाग में एक याद ताज़ा हो गई। बरसों पहले उसकी माँ की आवाज़, जो क्लैन के उस अर्थ हार्ट के बारे में फुसफुसाती थी जहाँ नींव डाली जाती थी। उसने सोचा था कि वो सिर्फ एक मिसाल यानी मेटाफर है। खामोश, लाओ चेन ने हुक्म दिया। उनकी आवाज़ सीढ़ियों में गूंज रही थी। बिल्कुल पीछे पीछे आओ। उतरने का रास्ता लंबा था। हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी, जिसमें गीले पत्थर और पुरानी मिट्टी की महक थी। वो एक बहुत बड़ी कुदरती गुफा में निकले। छत बहुत ऊंची थी और अंधेरे में खोई हुई थी, पर वो जगह उसी हल्की मई के गुच्छों और कई बड़े क्रिस्टल जैसे ढांचों से रोशन थी, जो अंदरूनी धीमी रोशनी से धड़क रहे थे। गुफा के बीच में एक सपाट गोल चबूतरा था, जिस पर 6 कोनों वाले स्टार का एक बहुत बड़ा और बारीकी से तराशा हुआ रूप बना था। डिसाइपल्स डर और हैरानी में एक दूसरे के करीब आ गए। क्या ये एक स्पिरिट वेन है? किसी ने फुसफुसाया। ध्यान लगाओ, लाओ चैन की आवाज गूंजी, जिसने उन्हें तुरंत चुप करा दिया।
कल तुमने दाव के बारे में बात की थी, आज तुम उस पर चलना शुरू करोगे। तुम अपना पहला कदम यहाँ उठाओगे, क्लैन के दिल में, जहाँ जमीन हमारे वादों को याद रखती है। उन्होंने इस जगह की गंभीरता को उन पर छाने दिया। काबिलियत का तोहफा दिया जा चुका है, अब दिशा का तोहफा मिलेगा। वो चबूतरे के आगे रखे एक पत्थर के स्टैंड की तरफ बढ़े जहाँ कई चीजें रखी थीं। जिनरू, आगे आओ। जिनरू अपना सीना फुलाकर आगे बढ़ा। तुम वारिस हो, तुम्हारा रास्ता क्लैन का रास्ता है। उस स्टैंड से लाओ चैन ने एक अकेला पत्थर उठाया। वो राशन वाले पत्थरों जैसा खुरदरा नहीं था, बल्कि चिकना और पॉलिश किया हुआ था। उसका केंद्र एक पकड़े हुए अंगारे की तरह चमक रहा था, एक हाई ग्रेड फायर बाथ की स्टोन। इसके बाद उन्होंने एक पतले जेड स्लिप उठाई जिसकी सतह पर आग जैसी बारीकी से कुछ लिखा हुआ था। रैंक 1 लॉ स्लिप, एम्बर वीव नेट। ये तुम्हें जमी हुई आग की के धागों को बनाने और काबू करने की ताकत देगा। ये तुम्हारे हाई ग्रेड कोर के लिए, भविष्य के लिए क्लैन का तोहफा है। उन्होंने दोनों चीजें जिनरू के इंतजार करते हुए सम्मान से भरे हाथों में रख दी। सूलिंग, वो शांति से करीब आई। लाओ चैन ने उसे ठंडे गहरे नीले हरे रंग का एक पत्थर दिया, हाई ग्रेड वाटर/वुड पाथ की स्टोन, और दूधिया सफेद रंग की एक जेड स्लिप जिस पर हरी धारियां थीं। रैंक 1 लॉ स्लिप, स्प्रिंग लीफ मेंड। ये तुम्हें की को इस तरह चलाने की काबिलियत देगी जिससे मांस और हड्डी में कुदरती इलाज की रफ्तार बढ़ जाए। तुम्हारी काबिलियत के लिए एक तोहफा। आखिर में उनकी नज़र ग्रुप के पीछे के हिस्से पर पड़ी, जिन यंशु। यंशु आगे बढ़ा। क्लैन की नज़रें उसकी पीठ पर भारी महसूस हो रही थीं। लाओ चैन ने तीसरा पत्थर उठाया, मैले पीले रंग का और भारी, जिससे एक कभी न बदलने वाली मजबूती महसूस हो रही थी। हाई ग्रेड स्ट्रेंथ/अर्थ पाथ की स्टोन। साथ वाली स्लिप गहरे स्लेटी रंग के पत्थर का एक टुकड़ा था। रैंक 1 लॉ स्लिप, स्टोन बोन कॉवेनेंट। इसे बांध लो तो तुम्हारी हड्डियां सख्त हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर चोटों को झेलेगा। ये हमारे बचाव की बुनियाद है, तुम्हारे कोर के लिए एक तोहफा। याद रखना, उन्होंने तेज आवाज में कहा, ये शिफ्टिंग पिलर में जाएगा, क्राउन में नहीं। हम गुजरे हुए वक्त की गलतियों को नहीं दोहराते। यंशु ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस ठंडे और भारी पत्थर और स्लेटी स्लिप को लिया। उसने अपना सिर बस इतना ही झुकाया कि सम्मान दिखे। उसकी आवाज एक जैसी और बिना किसी बदलाव वाली थी। ये डिसाइपल क्लैन से ऐसा तोहफा पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है। ठीक है, लाओ चैन ने जवाब दिया। हालांकि उनकी आंखें यंशु के बिना किसी हावभाव वाले चेहरे पर जरूरत से थोड़ा ज्यादा रुकी। दूसरे डिसाइपल्स के बीच जलन भरी फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ गई। काश मेरी चमक थोड़ी और तेज होती, किसी ने आह भरी। लाओ चैन उनकी तरफ मुड़े। बाकी तुम सबके लिए क्लैन एक मीव देता है। उन्होंने चबूतरे के किनारे की तरफ इशारा किया जहां कई टोकरियां रखी थीं, जो उन पत्थरों से भरी थीं जिनकी चमक कम तेज थी। ये मिडिल ग्रेड की स्टोन्स हैं। तुम्हें इनमें फायर, वाटर और स्ट्रेंथ पाथ्स मिलेंगे। एक चुनो, समझदारी से चुनना, क्योंकि यही तुम्हारा रास्ता होगा। एक छोटी सी और अफरा तफरी भरी छीना झपटी शुरू हो गई, जैसे डिसाइपल्स सबसे अच्छे दिखने वाले पत्थरों को पाने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कोहनियां मारी और फुसफुसाई, जैसे कुत्ते टुकड़ों के लिए झपटते हैं। यंशु अपने खुद के तोहफों को थामे हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अलग और दूर से परखने वाला भाव था। मिडिल ग्रेड पत्थरों के लिए वो पागलपन सिर्फ उस कभी न भरने वाली दूरी को साफ कर रहा था जिसे क्लैन ने अभी अभी आधिकारिक रूप दे दिया था। जब सबके पास एक पत्थर आ गया तो लाओ चैन वापस बीच में आए। अब तुम अपने मुनाक्स थ्रोन वजागोगे। स्टार पर बैठो। अपने पत्थर को दोनों हाथों से अपने निचले डांटियन के पास रखो। अपनी आंखें बंद करो। अपने दिमाग को शांत करो। की के साथ जबरदस्ती मत करो। उसकी फितरत को महसूस करो। अपनी रूह को उसे पहचानने दो। फिर अपने वजूद के केंद्र में एक दरवाजे की कल्पना करो। धीरे से पत्थर से की को उस दरवाजे के अंदर आने दो। उसे बैठने दो। उसे खाली जगह को एक शक्ल देने दो। यही पहला कट है। यही तुम्हारे रास्ते की शुरुआत है। डिसाइपल्स उस बड़े स्टार पर कतारों में बैठ गए। गुफा में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो दूर से गिरती पानी की बूंदों की आवाज से टूट रहा था। यंशु बैठा था और वो भारी अर्थ स्टोन उसके ऊपर दबाव डाल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और की वही जानी पहचानी चुभने वाली रुकावट उसकी रूह से टकराई। निर्देशों का पालन करते हुए उसने इस बार उससे लड़ाई नहीं की। उसने उस घनी जिद्दी ऊर्जा को अंदर आने दिया। उसे अपने कोर में शीशे की गोलियों की तरह जमते हुए महसूस किया, जो उसे एक नई पहचान दे रही थी। स्ट्रेंथ पाथ अब उसकी नींव में हमेशा के लिए तराश दिया गया था, ठोस जमीन की एक जंजीर। अपने बगल में वो जिन रू के पत्थर सोखने की वजह से निकल रही फायर की तेज और आक्रामक लपट को महसूस कर सकता था, और सूलिंग की तरफ से आती वाटरवुड की कोमल बहती आवाज को। आधे घंटे से भी कम समय में यंशु ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसकी कल्टीवेशन पूरी हो गई थी। रास्ता तय हो गया था। एक पल बाद सूलिंग ने भी वैसा ही किया। फिर जिन रू ने। लाओ चैन ने सिर हिलाकर मंजूरी दी। हाई ग्रेड कोर्स से ऐसी ही उम्मीद थी। बर्तन अपनी भरपाई जल्दी स्वीकार कर लेता है। अगले कई घंटों के दौरान मिडिल ग्रेड डिसाइपल्स एक एक करके कामयाब होते गए। उनके चेहरों पर राहत और जीत की मुस्कान आती गई। 8 घंटों के बाद सिर्फ 7 लोग बचे थे। उनके चेहरे पीले और थके हुए थे और वो अभी भी अपने बेजान पत्थरों को थामे हुए थे। बस बहुत हुआ, लाओ चैन ने ऐलान किया।
जो कामयाब हुए हैं वो इस एहसास को याद रखें, जो नहीं हुए तुम्हारे पास 3 दिन है, नाकाम रहे तो तुम दूसरे तरीकों से क्लैन की सेवा करोगे। अब एक आखिरी लेसन। उन्होंने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है। मुख्य रिसोर्स स्पिरिट स्टोन है, जमी हुई टिकी हुई प्राइमोर्डियल की। तुम इन्हें बनाना सीखोगे। इसी से हम व्यापार करते हैं, इसी से फॉर्मेशंस को ताकत देते हैं, इसी से हम मुश्किल रुकावटों को पार करते हैं। उन्होंने जिनरू, सूलिंग और यंशु की तरफ इशारा किया। एक हाई ग्रेड कोर रैंक 1 पर पहुंचने के बाद शायद महीने में 20 से 30 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बना सकता है, या 2 या 3 मिडिल ग्रेड पत्थर। ये तुम्हारी काबिलियत है। उनकी उंगली दूसरों की तरफ घूमी। एक मिडिल ग्रेड कोर 10 से 20 लो ग्रेड पत्थर, एक लो ग्रेड कोर 5 से 10। इसे याद रखना। 4 लोगों का एक साधारण परिवार महीने में 5 लो ग्रेड पत्थरों पर गुजारा करता है। तुम्हारी कल्टिनेशन एक सुख सुविधा है जो मेहनत पर बनी है। उन्होंने अपने हाथ ताली बजाकर साथ जोड़े। 2 सीनियर डिसाइपल्स थैले लेकर अंदर आए। आज क्लैन तुम में निवेश कर रहा है। सभी नए डिसाइपल्स को 10 लो गेट स्पिरिट स्टोन्स दिए जाते हैं। थैले चारों ओर बांटे गए और उन छोटे खुरदरे क्रिस्टल ने हर चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। 3 हाई ग्रेड कोर्स के लिए लाओ चैन ने 3 और छोटे और बेहतर बटुए निकालते हुए कहा, एक और निवेश, हर एक को 4 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना। जिनरू, सूलिंग और यंशु ने अपने बटुए लिए। उनका वजन काफ़ी था और उनकी क्वालिटी लाजवाब थी। हम क्लैन के इस एहसान से बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। उन तीनों ने लगभग एक साथ कहा। उनकी आवाज़ें जैसे जिम्मेदारी का एक सुर थीं। जिनरू की आवाज़ गर्व से भरी थी, सूलिंग की विनम्र थी और यंशु की आवाज़ एक बार फिर उतनी ही सपाट और चिकनी थी जितना उसके नए रास्ते का वो पत्थर। चैप्टर 4 एंड। चैप्टर 5 द वेट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। अर्थ हार्ट कैवर्न में हुए अवेकनिंग के अगले दिन हवा में एक नया और तेज खिंचाव महसूस हो रहा था। डिसाइपल्स अब डरे हुए बच्चों की तरह नहीं चल रहे थे, बल्कि ऐसे इनिशिएट्स की तरह थे जिनके अंदर ताकत की एक चिंगारी थी। वो ट्रेनिंग यार्ड में एक ऐसी सोच और ध्यान के साथ इकट्ठा हुए जो पहले कभी नहीं दिखी थी। एल्डर लाओ चैन उनके सामने खड़े थे। उनकी हमेशा रहने वाली सख्ती में आज एक दबी हुई संतुष्टि की झलक थी। कल तुम्हें एक दिशा दी गई थी, आज तुम उस पर अपना पहला कदम रखोगे। तुमने अपना मोनार्क्स थ्रोन जगा लिया है और अपना पाथ चुन लिया है। अब तुम इसके अंदर की ची को काबू करना सीखोगे। ये कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, ये सिर्फ तरीका और मशीनरी है। तुम एक धौंकनी हो, तुम एक रास्ता हो, तुम एक औजार हो। एक तेज औजार बनना सीखो। उन्होंने सबसे बड़े ग्रुप से शुरुआत की, फायर पाथ डिसाइपल्स, जिसमें जिनरू और मुख्य और शाखा परिवारों के कुछ और लोग शामिल थे। आग का मतलब है हमला करना, फैलना और सब कुछ खा जाना, लाओ चैन ने कहा। रैंक 1 पर तुम्हारी ची कमज़ोर है और तुम्हारा काबू और भी कम। आग के बड़े गोलों के सपने मत देखो, सिर्फ चिंगारियों और लकड़ी जलाने के बारे में सोचो। उन्होंने अपना हाथ उठाकर दिखाया। ची की एक हल्की लहर जो गर्मी की धुंध जैसी दिख रही थी, उनकी हथेली में इकट्ठा हुई। ये एक जलते हुए नारंगी रंग के शोले में बदल गई जो अखरोट से बड़ा नहीं था। यही तुम्हारी नींव है, ची एम्बर। अपनी सोच और ध्यान से तुम इसे अपनी मर्जी से हिला सकते हो। उन्होंने अपनी कलाई झटकी। वो छोटा सा आग का गोला तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और 10 कदम दूर एक ट्रेनिंग पोस्ट से टकराया, जिससे वहां जलने का एक काला निशान पड़ गया। ज्यादा मेहनत से तुम इसे बड़ा बना सकते हो। उन्होंने एक और गोला बनाया, इस बार एक मुट्ठी के बराबर। ये थोड़ा धीरे चला पर एक भारी आवाज के साथ टकराया जिससे लकड़ी चटक गई। एक हाई ग्रेड कोर के लिए ये आसान होगा, उनके अंगारे ज्यादा तेज होंगे और उनका काबू ज्यादा बेहतर होगा। एक लो ग्रेड कोर को एक चिंगारी बनाने में भी मशक्कत करनी पड़ेगी। शुरू करो। जिनरू सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गहरी सोच दिख रही थी, पर वो उसका घमंड नहीं छुपा रही थी। उसने अपनी हथेली आगे की। लगभग तुरंत ही एक छोटे सेब के बराबर ची एम्बर उसकी मुट्ठी में जल उठा, जिसकी रोशनी तेज और पक्की थी। उसने तेजी से सांस छोड़ते हुए उसे फेंका। वो यार्ड को पार करते हुए एक तेज आवाज के साथ पोस्ट से टकराया, जिससे उसमें एक गहरा और सुलगता हुआ निशान पड़ गया। ये साफ तौर पर लाओ चैन के दिखाए गए नमूने से साइज और ताकत दोनों में बेहतर था। ठीक है, लाओ चैन ने भारी आवाज में कहा, अब इसे बनाए रखो। जिनरू के माथे पर बल पड़े। उसने एक और अंगारा बनाया, लेकिन इस बार उसे थामे रखा। 10 सेकंड के बाद वो डगमगाने लगा। 20 सेकंड पर उसका हाथ कांपने लगा।
30 सेकंड पर वो अंगारा बुझ गया और जिनरू थोड़ा हाँफते हुए नीचे झुक गया। उसकी सीमाओं के इस दिखावे ने लोगों के बीच होने वाली तारीफ भरी फुसफुसाहट को कम नहीं किया। इसके बाद लाओ चेन ने वाटर पाथ डिसाइपल्स की तरफ रुख किया, जो एक छोटा ग्रुप था जिसमें सू लिंग जैसे इलाज की तरफ झुकाव वाले लोग और पानी की तरह बचाव वाले लोग शामिल थे। पानी का मतलब है ढल जाना, बहना और टिके रहना। रैंक 1 पर तुम एक छोटी सी धार हो, कोई ज्वार नहीं। उन्होंने अपनी हथेलियां मिलाई और हवा की नमी से एक चमकदार हथेली के बराबर पानी का गोला बन गया। एक्वा ऑर्ब, ये एक ढाल है, एक कुंद हथियार है या फिर इलाज की सोच को पहुंचाने का एक जरिया है। उन्होंने धीरे से उस गोले को उसी ट्रेनिंग पोस्ट की तरफ धकेला। टकराने के बजाय वो लकड़ी पर पानी की एक थपक के साथ फैल गया और उसे भिगो दिया। ताकत इसकी असली फितरत नहीं है, काबू करना है। फिर उन्होंने सू लिंग की तरफ इशारा किया। जो लोग इलाज वाले सब बात पर हैं, उनके लिए तरीका वही है, लेकिन सोच बदल जाती है। पानी पोषण देने वाली ची को ले जाने वाला बन जाता है। कोशिश करो। सू लिंग ने अपनी हमेशा की शांति के साथ उनके इशारे की नकल की। उसके हाथों में जो पानी इकट्ठा हुआ वो ज्यादा साफ था और उसमें से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। उसने उसे थामे रखा और वो गोला धीरे धीरे धड़कने लगा, जिससे एक ठंडी और जिंदा रहने वाली ताकत महसूस हो रही थी। फिर वो एक मिडिल ग्रेड डिसाइपल के पास गई, जिसका हाथ पहले गिरने की वजह से छिल गया था। उस गोले को घाव के ऊपर ले जाते ही वो मामूली खरोंच कुछ ही सेकंड में बंद होकर गायब हो गई। उसकी पहली कोशिश की कुशलता और सटीकता देखकर लाओ चेन ने मंजूरी में सिर हिलाया, जो वो कम ही करते थे। आखिर में वो स्ट्रेंथ पाथ डिसाइपल्स की तरफ मुड़े, जो सबसे बड़ा और अलग अलग तरह के लोगों का ग्रुप था, जिसमें यान शू, जिन कुओ और शाखा परिवारों के कई लड़के शामिल थे। ताकत कोई बारीकी वाली चीज नहीं है, ये मजबूती, घनत्व और चोट पहुंचाना है। रैंक 1 पर तुम पहाड़ों को नहीं तोड़ते, तुम लकड़ी की लाठी के खिलाफ अपनी खाल को सख्त करते हो। तुम एक के बजाय 2 आदमियों की ताकत से मुक्का मारते हो। लाओ चेन ने ची को बाहर नहीं निकाला, इसके बजाय उनका हाथ जैसे पत्थर में बदल गया। उनकी मांसपेशियों और नसों की लकीरें तराशे हुए पत्थर की तरह उभर आई थीं। वो दूसरे पोस्ट की तरफ गए और बिना पीछे हाथ लिए अपना मुक्का उसमें दे मारा। वो आवाज एक गहरी गूंज जैसी थी और वो मजबूत लकड़ी अंदर की तरफ दरारों के जाल के साथ टूट गई। तुम कोई अलग चीज नहीं बना रहे हो, तुम खुद हथियार बन रहे हो। ची तुम्हारी मांसपेशियों, हड्डियों और खाल में घूमती है और उनकी कुदरती सीमाओं को बढ़ाती है। एक हाई ग्रेड कोर ज्यादा मजबूती को ज्यादा देर तक पा सकेगा, एक लो ग्रेड कोर को खिंचाव जल्दी महसूस होगा। अपने अटैक करने वाले हाथ को मजबूत करने से शुरू करो। यान शू ने देखा, फिर अपने हाथ की तरफ देखा। उसने अपने कोर में मौजूद घनी और भारी ची पर ध्यान लगाया और उसे अपनी नसों से होकर अपने दाएं हाथ में ले जाने की कोशिश की। यह एहसास अपनी नसों से ठंडी और रेतीली कीचड़ पंप करने जैसा था। उसका हाथ भारी हो गया, खाल में झंझनाहट और खिंचाव महसूस हुआ। वो एक पोस्ट की तरफ बढ़ा और वार किया। उस चोट के झटके ने उसके कंधे तक कंपकंपी भेज दी और पोस्ट हिल गया, जिससे उस पर एक साफ और गहरा निशान पड़ गया। ये एक ताकतवर वार था, पर ये अनाड़ी और बेमतलब की बर्बादी जैसा महसूस हुआ। उसके बगल में जिन कुओं ने, जिसका चेहरा मेहनत से लाल हो गया था, वैसा ही एक जोरदार वार किया। फिर यान शू की तरफ जीत की मुस्कान के साथ देखा, जैसे वो दोनों बराबर हों। अगले कई दिनों तक वो यार्ड नई ताकत और लड़ती हुई हिम्मत का एक नज़ारा बन गया। लाओ चेन उनके बीच घूम रहे थे और गलतियों पर चिल्ला रहे थे। तुम्हारी आग में सिर्फ गर्मी है, कोई ध्यान नहीं। तुम बस हवा गर्म कर रहे हो। वो पानी सूप की तरह बेढंगा है। अपनी सोच को मजबूत और घना बनाओ। तुम एक उंगली से वार करने के लिए अपने पूरे शरीर को मजबूत कर रहे हो। मिनटों में तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। इसे एक जगह पर लगाओ। अंतर साफ दिखने लगा। जिन रू ने जल्दी ही अपने ची एम्बर को पूरे 1 मिनट तक बनाए रखने में महारत हासिल कर ली और अब वो एक साथ 2 छोटे अंगारे बना सकता था, हालांकि दोनों पर काबू रखना मुश्किल था। सू लिंग ने अपने एक्वा ऑर्ब को एक छोटी चमकदार ढाल की शक्ल दे सकती थी, जो फेंके गए पत्थर को हटा सकती थी, और उसका इलाज करने वाला टच और भी ज्यादा असरदार हो गया। यान शू ने बिना थके बार बार अभ्यास करके अपनी मजबूती को एक जगह लगाने में गजब की कुशलता हासिल की। उसका मुक्का एक जगह केंद्रित ताकत के साथ वार कर सकता था और अब वो अपनी कलाई के एक हिस्से को बचाव के लिए कच्चे पत्थर के ब्लॉक की तरह सख्त कर सकता था।
मिडिल ग्रेड डिसाइपल्स की प्रगति धीमी और रुक रुक कर हो रही थी। ज्यादातर लोग बुनियादी तकनीक तो कर पा रहे थे, पर कम ताकत, कम काबू और ज्यादा थकान के साथ। लो ग्रेड डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। एक फायर पाथ का लड़का सिर्फ धुएं की एक लकीर और हल्की सी गर्मी ही पैदा कर पा रहा था। स्ट्रेंथ पाथ की एक लड़की अपनी खाल को बस सख्त चमड़े जैसा ही महसूस करा पा रही थी। 1 महीने की निगरानी के बाद लाओ चैन ने उन्हें इकट्ठा किया। नींव पड़ चुकी है, रास्ता दिखा दिया गया है, मेरा सीधा सिखाना यहीं खत्म होता है। तुम हर सुबह इस यार्ड में रिपोर्ट करोगे, तुम ट्रेनिंग करोगे, तुम अपनी सीमाओं को बढ़ाओगे। मैं 1 महीने में वापस आऊंगा, मुझे प्रगति देखनी है, बहाने नहीं। जो लोग तब तक अपनी रैंक 1 की नींव पक्की नहीं कर पाएंगे, उन्हें आगे के निवेश का लायक नहीं समझा जाएगा। इतना कहकर उन्होंने उन्हें उनके खुद के अनुशासन पर छोड़ दिया। खुद से की जाने वाली ट्रेनिंग के पहली कुछ दिनों तक तो व्यवस्था बनी रही, पर लाओ चैन की डरावनी मौजूदगी के बिना डिसिप्लिन बिगड़ने लगा। वो यार्ड जो कभी ध्यान से की जाने वाली मेहनत की जगह थी, धीरे धीरे खतरनाक खिलौनों वाले खेल के मैदान में बदल गया। फायर पाथ के 2 डिसाइपल्स ने अंगारा पकड़मा पकड़ी का खेल शुरू कर दिया, जलती चिंगारियों के साथ एक दूसरे के पीछे भागते हुए, जिससे एक कपड़ा जल गया और हल्की चोट लगी। स्ट्रेंथ पाथ के लड़कों के एक ग्रुप ने मजबूत करने के अभ्यास को धक्का मुक्की की प्रतियोगिता बना दिया, जिसके नतीजे में एक लड़के की कलाई में मोच आ गई जब उसे कुएं की तरफ फेंका गया। एक वाटर पाथ डिसाइपल ने दिखावे करते हुए अपने पानी के गोले पर काबू खो दिया और कपड़े ले जा रहे एक नौकर को भिगो दिया, जिसके लिए उसे एक पहरेदार से सख्त डांट पड़ी। इस बढ़ती हुई ढीलेपन के बीच 2 लोग लगातार मेहनत करने की मिसाल बने रहे। जिन रू ने एक पागलपन भरी तेजी और जुनून के साथ ट्रेनिंग की, उसका घमंड जिसे यान शू की बराबरी की काबिलियत ने चोट पहुंचाई थी, उसे सबसे बहुत आगे निकलने के लिए मजबूर कर रहा था। वो घंटों खड़ा रहता, एक ही पोस्ट पर एक के बाद एक आग के गोले फेंकता, जब तक वो जलकर ठूंठ न बन जाए, फिर अगले पर बढ़ जाता। उसका काबू बढ़ता गया, उसके अंगारे और गर्म होकर जलने लगे और उन्हें थामे रखने का समय भी बढ़ गया। यान शू अपने शांत कोने में एक अलग तरह के जुनून की मिसाल था। उसकी ट्रेनिंग दिखावटी नहीं थी, ये बार बार होने वाली, बारीकी से परखने वाली और पूरी तरह थका देने वाली थी। वो सिर्फ अपने हाथ को मजबूत करके वार नहीं करता था, वो सिर्फ अपनी उंगलियों के जोड़ों को मजबूत करता और वार करता, और असर और होने वाले ची के खर्च में फर्क को नोट करता। वो एक मजबूत बचाव को 100 सांसों तक धामी रखता, फिर 101 के लिए कोशिश करता। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक औजार को धार देने वाले कारीगर जैसा ध्यान था। वो सिर्फ तकनीक नहीं सीख रहा था, वो अपनी सहज अंतर बुद्धि से उसे उलट कर समझ रहा था, जिससे वो अपने कोर से होने वाले ची के फालतू खर्च को कम कर सके। जब बाकी लोग खेल रहे थे, उसने अपने शरीर को एक सटीक नपे तुले, हालांकि अभी कमजोर हथियार में बदल दिया। महीना बीत गया, पतझड़ की हवा और ठंडी हो गई। तय किए गए दिन पर डिसाइपल्स घबराहट भरी ऊर्जा के साथ इकट्ठा हुए। कुछ ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद लग रहे थे, दूसरों पर लापरवाही से की गई प्रैक्टिस के निशान थे। लाओ चैन यार्ड में आए, उनकी नजर उन पर किसी भारी वजन की तरह घूम रही थी। रिपोर्ट करो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। मुझे अपने इस महीने की मेहनत का वजन दिखाओ। एक एक करके डिसाइपल्स ने अपनी तरक्की दिखाई। ज्यादातर मिडिल ग्रेड कोर्स वाले अब भरोसे के साथ अपनी बुनियादी तकनीक कर पा रहे थे। लो ग्रेड कोर्स वाले बहुत हुआ तो एक कमजोर पर काम करने लायक तरीका दिखा पाए। लाओ चैन ने छोटे इशारों में मंजूरी दी या अपनी नापसंदगी जाहिर की। फिर उन्होंने उन 3 लोगों की तरफ देखा जो थोड़ा अलग खड़े थे। जिनरू आगे बढ़ा, उसके होठों पर भरोसे वाली मुस्कान थी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए, हर हथेली में उसकी मुट्ठी के बराबर एक की एम्बर तुरंत जल उठा, जो एक पक्की और गर्म रोशनी के साथ जल रहा था। उसने दोनों को ऊपर थामे रखा, फिर एक कलाकार के अंदाज में उन्हें मिलाकर दुगने साइज के आग के एक बड़े गोले में बदल दिया। उसने उसे 50 की गिनती तक थामे रखा, फिर बंद मुट्ठी के साथ उसे बुझा दिया और उसे जरा भी थकावट नहीं हुई। एल्डर, जिनरू ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, इस डिसाइपल ने रैंक 1 के शुरुआती हिस्से को मजबूत कर लिया है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे कोर के अंदर की घनी और बढ़ी हुई है। मुझे यकीन है कि मैं रैंक 1 के बीच वाले हिस्से यानी मिडिल स्टेज में पहुंचने से बस एक कदम दूर हूं। पूरी क्लास में तारीफ भरी फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ गई। एक रैंक के अलग अलग हिस्सों को पार करना बहुत धीमा काम है। 1 महीने के बाद ही इस दहलीज पर होना बहुत बड़ी बात है, जो उसके हाई ग्रेड कोर और लगातार की गई ट्रेनिंग का सबूत था। लाओ चैन के सख्त चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। अच्छा है, तुम्हारी मेहनत दिख रही है।
बेताबी को अपनी नींव कमजोर मत करने देना। आगे बढ़ने की कोशिश करने से पहले इसे पूरी तरह मजबूत करो। फिर उन्होंने अपनी पत्थर जैसी आंखें घुमाईं। जिन यंशु। सबकी नजरें सादे कपड़ों वाले उस खामोश लड़के की तरफ मुड़ी। यंशु आगे बढ़ा। उसने कोई दिखावा नहीं किया। उसने बस एक ट्रेनिंग पोस्ट की तरफ चेहरा किया, एक सांस ली और वार किया। उसका मुक्का जो किसी रोशनी के साथ नहीं बल्कि एक बारीक और तुरंत होने वाली सख्ती के साथ मजबूत हुआ था, लकड़ी से किसी पत्थर के टूटने जैसी आवाज के साथ टकराया। वो पोस्ट जिस पर पहले से ही उसके महीने भर के हमलों के निशान थे, पूरी तरह से बीच से टूट गया और ऊपर का आधा हिस्सा रेत पर गिर गया। उसकी हरकत की कुशलता, फालतू हरकतों की कमी और बिना किसी बनावटी तैयारी के किया गया वो वार साफ तौर पर अलग था। मैंने भी शुरुआती हिस्से को मजबूत कर लिया है। मेरे कोर की भी उसी घनत्व तक पहुंच गई है। मैं भी रैंक 1 के बीच वाले हिस्से यानी मिडिल स्टेज के करीब हूँ। खामोशी छा गई और फिर डिसाइपल्स के बीच और भी तेज और चौंकाने वाली फुसफुसाहट हुई। जिनरू की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से की एक झलक आ गई। ये शाखा परिवार का गवार जो इस मामूली स्ट्रेंथ पाथ पर चल रहा है, उसके साथ कैसे मुकाबला कर सकता है? लाओ चैन की भौहें थोड़ी ऊपर चढ़ीं। उन्होंने यंशु की वो मेहनती और बिना किसी खुशी वाली प्रैक्टिस देखी थी। नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। स्ट्रेंथ पाथ के लिए एक मजबूत नींव सबसे जरूरी है। जल्दबाजी मत करो। इससे पहले कि वो उस तिकड़ी के आखिरी शख्स की तरफ मुड़ते, एक कोमल आवाज सुनाई दी। मास्टर, इसकी जरूरत नहीं है सूलिंग, लाओ चैन ने बीच में टोका। उनके लहजे में नरमी की एक झलक थी। उन्होंने उस शांत लड़की की तरफ देखा। ग्रैनी वेन ने मुझे पहले ही बता दिया है। तुमने पिछले हफ्ते ही रैंक 1 के बीच वाले हिस्से में पहुंचने की अपनी तरक्की को पक्का कर लिया था। पश्चिमी जड़ी बूटी वाले खेत में पाले की बीमारी को ठीक करने में तुम्हारे काबू पर ध्यान दिया गया था। पूरा ट्रेनिंग यार्ड एक गहरी और सुन कर देने वाली खामोशी में डूब गया। जिनरू का सर झटके से सूलिंग की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें फटी रह गईं। यंशु का शांत चेहरा आखिरकार थोड़ा सा चटका, जिससे उसकी सच्ची हैरानी साफ दिखी। सूलिंग सिर्फ साथ ही नहीं चल रही थी, उसने चुपचाप उन सबको पीछे छोड़ दिया था। हर डिसाइपल उसके चेहरे को देख रहा था, जो अभी भी शांत था, पर अब उसमें एक छिपी हुई और ना टाली जा सकने वाली ताकत चमक रही थी। उस पल में नई पीढ़ी की ऊंच नीच और भी उलझ गई। ये 2 लोगों की दौड़ नहीं थी, बल्कि 3 की थी, और इस पहली मंजिल को पार करने वाला ना तो वो आक्रामक वारिस था और ना ही वो जिद्दी साया, बल्कि वो कोमल हकीम थी। चैप्टर 6 द क्वाइट पासिंग ऑफ सीजन्स। ट्रेनिंग यार्ड की खामोशी सिर्फ शोर की कमी नहीं थी, ये एक थमी हुई सांस जैसी थी। एक ऐसा रुका हुआ पल जहां दुनिया जैसे खुद को फिर से तैयार कर रही हो। सबकी नजरें सूलिंग पर टिकी थीं, जिनके चेहरे के शांत भाव बदले नहीं थे, फिर भी अब उनमें एक खामोश और ना टाली जा सकने वाली ताकत चमक रही थी। वो सिर्फ उन 2 लड़कों के साथ ही नहीं चल रही थी, जिन्होंने क्लैन की नज़रों का बोझ उठाया हुआ था। वो चुपचाप और बिना किसी दिखावे के रैंक 1 के मिडिल स्टेज में उनसे आगे निकल गई थी। यानशु का शांत चेहरा, जो पेट्रियार्क के नाटक और अर्थस्टोन के वजन के दौरान भी नहीं टूटा था, आखिर थोड़ा सा चटका। अपनी भावनाओं को वापस काबू करने से पहले एक पल के लिए उसकी आंखों में सच्ची हैरानी दिखी। उसे पता था कि सूलिंग ग्रैनी वेन का प्रोजेक्ट थी और ग्रैनी वेन एल्डर सूवे की बहन थी। क्लैन के 4 एल्डर्स में से 2 का ये एक बहुत बड़ा और असरदार गुट था, जिसे पेट्रियार्क भी बहुत सावधानी और इज्जत के साथ देखते थे। सूलिंग सूवे की पोती थी। काबिलियत उसे विरासत में मिली थी, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ना, ये सिर्फ अच्छी शिक्षा से कहीं बढ़कर एक टैलेंट की बात थी। ये एक ऐसे कोर के बारे में बताता था जो सिर्फ ची को सोखता नहीं था, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाता था। उसने देखा कि जिन राव के चेहरे का झटका कैसे किसी कड़वे और तेज चीज में बदल गया। हैरानी और जलने वाले गुस्से का एक मेल। वारिस को पूरा यकीन था कि ये मुकाबला उसके और शाखा खानदान के उस बेकार से साई के बीच था। पीछे छूट जाना, और वो भी एक कोमल हकीम लड़की से, उस घमंड कर एक और चोट थी जो पहले से ही जख्मी था। यानशु बुदबुदाते हुए डिसाइपल्स की भीड़ को चीर कर आगे बढ़ा। वो सूलिंग के सामने रुका और सम्मान से हाथ जोड़कर सलाम किया। बधाई हो डिसाइपल्सू, तुम्हारी मेहनत जल्दी रंग लाई है। सूलिंग की आंखें, जो जंगल की छाया जैसे रंग की थीं, उसकी आंखों से मिली। उनमें कोई घमंड नहीं था, कोई बड़प्पन नहीं था, बस एक शांत मंजूरी थी। उसने भी बदले में सलाम किया। उसकी हर हरकत नपीतुली और ग्रेसफुल थी। शुक्रिया डिसाइपल जिन, रास्ता हम सब के लिए लंबा है। उसके शब्द बहुत ही सधे हुए और घुमावदार थे, जिनमें ना तो फालतू की तारीफ मानी गई थी और ना ही झूठी विनम्रता दिखाई गई थी।
यानशू ने सोचा कि ये बहुत ही समझदारी वाला जवाब था। उसे वाकई बहुत अच्छी शिक्षा दी गई थी। हार से तिल मिलाकर जिन राव धक्का देते हुए आगे आया। उसका पुराना गुस्सा बनावटी शराफत के पीछे छुप गया था। हाँ, बधाई हो कजिनसू, एक शानदार कामयाबी। ऐसा लगता है कि ऐसी काबिलियत का साथ देने के लिए हम सबको अपनी कोशिशें दुगनी करनी पड़ेंगी। उसकी मुस्कुराहट खींची हुई थी। उसके शब्द तारीफ के लिबास में छिपी हुई एक चुनौती थे। सूलिंग ने बस दोबारा सिर हिलाया। उसके भाव अब भी वही थे। डाओ मेहनत का इनाम देता है कजिन जिन। एल्डर लाओ चेन ने अपना गला साफ किया, जिसकी आवाज़ पत्थरों के रगड़ने जैसी थी। वो पल टूट गया और पूरे यार्ड का ध्यान वापस उन पर आ गया। घूरना बंद करो। एक चिड़िया के आने से बसंत नहीं आता और एक बार आगे बढ़ जाने से कोई मास्टर नहीं बन जाता। सूलिंग की तरक्की काबिले तारीफ है। इसे एक सबक की तरह लो। असली कल्टीवेशन खामोश घंटों में होती है, यार्ड के शोर शराबे में नहीं। अब तुम सब वापस अपनी जगहों पर जाओ। सुबह अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने उनसे रेत पर एक और घंटे तक बुनियादी ड्रिल करवाकर पसीना निकलवाया। फिर उन्हें एक आधे घेरे में वापस बुलाया। पतझड़ का सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रेत पर लंबी और नुकीली परछाइयां बन रही थी। तुमने पहला कदम उठाया है, लाओ चेन ने कहा। उनकी पत्थर जैसी नज़र उन सब पर घूमी। तुम्हारे पास एक पाथ है, तुम्हारे पास ची की एक पतली धार है। अब तुम्हें उस रास्ते को समझना होगा जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। कल्टीवेशन सिर्फ ताकत इकट्ठा करना नहीं है, ये तालमेल बिठाना है। ये अपनी अंदरूनी फितरत को महान डाव के एक पहलू के साथ जोड़ने का हुनर है। वो उनके सामने टहलने लगे। तुम्हारा पाथ, फायर, वाटर, स्ट्रेंथ, ये तुम्हारा मुख्य तालमेल है। ये तय करता है कि तुम दुनिया की ची के साथ कैसे जुड़ते हो। लेकिन ये जान लो, जो हीलिंग डिसाइपल सू प्रैक्टिस करती है वो खुद में कोई मुख्य पाथ नहीं है। डिसाइपल्स के बीच एक उलझन की लहर दौड़ गई। यानशू ने ध्यान से सुना। हीलिंग एक सपोर्टिव रास्ता है, एक खास इस्तेमाल है। एल्डर सुवेई वुड पाथ पर चलती हैं, जो हजारों साल पहले पुराने अर्थ डाओ से अलग हुई एक शाखा है। वुड का मतलब है बढ़त, जिंदगी और जान। इससे कोई हीलिंग में और भी माहिर बन सकता है। ऐसा करने के लिए ना सिर्फ वुड ची को सोखना पड़ता है, बल्कि एक और भी नादिर और नाजुक ऊर्जा की जरूरत होती है, खास तौर पर हीलिंग के लिए बनी हुई हीलिंग ची। ये चीज सिर्फ कुछ कुदरती पनाहगाहों में ही बनती है, ऐसी जगहें जो जान और सुधार से भरी हों। इसलिए हीलिंग ची स्टोन्स बहुत ही दुर्लभ और महंगे होते हैं। इन्हें चलाने वाली लॉ स्लिप्स तो खजाने जैसी हैं। हमारे क्लैन में, उन्होंने अपने लहजे में एक पुरानी कड़वाहट के साथ कहा, ज्यादातर फायर, वाटर और स्ट्रेंथ पाथ के ही संसाधन हैं। 3 सदियों पहले हुए बड़े संसाधनों के युद्ध के बाद से हमारी किस्मत यही रही है। वो रुके ताकि ये इतिहास सबके दिमाग में बैठ जाए। ये एक खुला राज था, पर जूनियर लोगों को इतनी साफ तरह से कम ही बताया जाता था। रेवरेंट पाइन क्लैन हमेशा से यहाँ इन कोहरे वाले उत्तरी जंगलों में नहीं था। कभी उनके पास और भी अमीर जमीनें और स्पिरिट स्टोन की बड़ी खदानें थीं। दुश्मन सेक्ट्स के साथ हुए एक विनाशकारी युद्ध ने उनकी ताकत को चूर चूर कर दिया। पिछले मुखिया खानदान को खत्म कर दिया और उन्हें इस बंजर इलाके में आने पर मजबूर कर दिया। जिन परिवार उस राख से उभरा, उस अफरा तफरी में लीडरशिप संभाली और तब से अपनी मजबूत और जिद्दी विल के दम पर इसे थामे हुए है। क्लैन के मुख्य फायर पाथ पर उनका कब्जा ही उस ताकत की नींव थी। एल्डर सुवेई ने, लाओ चेन ने कहा आगे, दशकों पहले इत्तेफाक और अच्छी किस्मत से एक इकलौता हाई ग्रेड वुड पाथ ची स्टोन उनके हाथ लगा। उन्होंने उसे अपने से बांधा, उस रास्ते पर चली और उस ऊंचाई तक पहुंची जिसने उनके परिवार की जगह को पक्का कर दिया। ये किस्मत का खेल था। ऐसी किस्मत की उम्मीद मत रखना। तुम उन्हीं रास्तों पर चलोगे जिन्हें देने की औकात क्लैन देता है। उन्हें मजबूत बनाओ। सबक अब थ्योरी की तरफ मुड़ गया। नसों के जरिए ची का घूमना, सुधार के लिए एक स्थिर दिमागी स्थिति की जरूरत और रास्ते से भटकने के खतरे। लाओ चेन ने सोल माइंड के बारे में बताया, उन 6 छेदों के बारे में बताया जो उन सब के पास थे पर वो अभी उन्हें नहीं देख सकते थे। उन्होंने मोनाक्स थ्रोन के बारे में जिक्र किया, जो अब उन सब में थोड़ा सा जाग चुका था, और एक दिन शिफ्टिंग पिलर्स बनाने के दूर और मुश्किल काम के बारे में भी बताया। यानशू ने ये सब अपने अंदर उतार लिया और इसे दिमाग में संभाल कर रख लिया। इस इतिहास ने उस कमी, उस खिंचाव और मुख्य खानदान द्वारा ताकत पर कब्जा बनाए रखने की बेचैनी को समझाया। ये कमी को काबू में रखने का एक सिस्टम था और वो इसके अंदर अचानक से एक कीमती और इसलिए खतरनाक संसाधन बन गया था। और फिर दुनिया एक नई लय में ढल गई। रेवरेंट पाइन क्लैन में वक्त एक विशाल आसमान में उड़ते हुए पक्षी की तरह शांत और ना रुकने वाली रफ्तार से आगे बढ़ने लगा।
क्षितिज पर पंखों की एक मुस्तकिल और दूर की धमक जो कभी नहीं रुकती थी, और मौसम के गुजरने को किसी ड्रामे के साथ नहीं बल्कि बारीक और जमा होते बदलावों के साथ दर्ज करती थी। सुबह की घंटी यानशु की जिंदगी की धड़कन बन गई। वो सूरज निकलने से पहले भूरी रोशनी में जाग जाता, सीडलिंग पवेलियन के अपने छोटे और साफ कमरे में। अक्सर पश्चिमी खिड़की में चांद की एक पतली सी सिल्वरी लकीर अभी भी लटकी होती जब वो अपने पतले गद्दे पर चौकड़ी मारकर बैठकर लाओ चैन द्वारा सिखाई गई बुनियादी ची इकट्ठा करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करता। वो एक कुछ लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन से ची के धीमे और रेतीले बहाव को महसूस करता और उसे अपने कोर के घने कुंड को और भी गहरा करने के लिए अंदर खींचता। ये बहुत ही धीमा और मेहनत वाला काम था, जैसे चिकनी मिट्टी से कुआं भरना। फिर घंटी बजती, वो ट्रेनिंग यार्ड की तरफ बहती हुई डिसाइपल्स की नदी में शामिल हो जाता। सुबह की वो तेज पाइन की महक वाली हवा धीरे धीरे आने वाली सर्दियों की गीली ठंडक में बदलती चली गई। दीवार के पार मौजूद पुराने आयरन वुड्स के पत्ते गहरे हरे रंग से बदलकर जलते हुए नारंगी रंग के हो गए, फिर गिर गए और जमीन पर सूखे भूरे पत्तों का एक कालीन बिछा दिया। उसके दिन एक रूटीन में बंध गए। सुबह लाओ चैन के सीनियर डिसाइपल्स की देखरेख में शरीर की कल्टीवेशन के लिए होती। यानशु की दुनिया सिमटकर सख्त होती लकड़ी पर अपने मुक्के के एहसास, अर्थ ची के बढ़ते बहाव के नीचे अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के खिंचाव और खर्चे और असर के प्रिसाइज हिसाब किताब तक सिमट गई। वो यार्ड के दूसरी तरफ जिन राव को देखता, जो और भी चमक और ताकत से उभर रहा था। उसकी फायर ची और भी गर्म हो रही थी और एम्बर वीव नेट पर उसका काबू और भी दिखावटी और बारीक हो रहा था। यानशु जलन से नहीं बल्कि परखने वाली नजर से देखता। उसने एक मुश्किल दाव के बाद जिन राव की गर्दन पर आने वाली जरूरत से ज्यादा थकान की लाली को नोट किया और एक अधूरे जाल से निकलने वाली गर्मी की मामूली बर्बादी को भी नोट किया। वो बिना सिखाए सीख रहा था। सूलिंग अक्सर अलग ही रहती थी। कभी यार्ड में कोमल और बहने वाले तरीकों की प्रैक्टिस करती जिससे हवा में नमी और जान महसूस होती, कभी वो बिल्कुल गायब रहती थी, शायद ग्रैनी वैन के साथ जड़ी बूटियों के बगीचों में या हीलिंग हॉल में। उनकी मुलाकातें कम ही होती थीं और अक्सर बस एक दूसरे को देखकर बिना शब्दों के सिर हिला देना ही काफी होता। वो क्लान की राजनीति के उबड़ खाबड़ समुद्र में शांति का एक टापू थी। दोपहर का वक्त हॉल ऑफ फाउंडेशन में थ्योरी के लिए होता था। उन्होंने सेक्सटेंट सोल डॉक्ट्रिन को और गहराई से समझा, इटर्नल कीस्टोन और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के उस वक्त इंतजार करने वाले फैसले की कभी न मिटने वाली हकीकत के बारे में जाना। उन्होंने भूगोल पढ़ा, जूली के बैरन प्रोविंस के टूटे हुए और लड़ाई वाले नक्शे और उस नामुमकिन सील के पार मौजूद 12 प्रॉस्परस लैंड्स की फुसफुसाहट वाली कहानियाँ। उन्होंने क्लैन के कानून, खानदानों के चार्ट और ऊंच नीच के पेचीदा शिष्टाचार सीखे। यंशु अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठता, बाहर बांस के झुरमुट को हवा में लहराते हुए देखता। उसके कान हर सबक को पकड़ रहे थे, जबकि उसकी रूह जंगल की उस आसान खामोशी के लिए तरस रही थी। शाम का वक्त उसका अपना होता था। वो अपना सादा खाना, अक्सर दलिया, उबली हुई सब्जियां और मछली का एक छोटा टुकड़ा क्लैन की रसोई से लेता और सीडलिंग पवेलियन की सीढ़ियों पर बैठकर अकेला खाता। वो दूसरे डिसाइपल्स को देखता। मिडिल ग्रेड वाले शोर शराबे वाले ग्रुप बना रहे थे, लो ग्रेड वाले एक दूसरे के साथ अपनी लाचारी बांटते हुए झुंड बनाकर बैठे थे, और जिन रू जिन कुओं और अपने चापलूसों के साथ महफिल जमाए हुए था। यंशु एक दर्शक था, दावत में मौजूद एक साए की तरह। फिर जैसे ही शाम का धुंधलापन शुरुआती सर्दियों के सितारों से सजे हुए गहरे मखमली नीले आसमान में बदलता, वो फिर से ट्रेनिंग करता। क्लैन की एक्सरसाइज नहीं, बल्कि अपनी खुद की। वो अपनी मजबूती को एक उंगली के पोरे पर या अपने दिल के ऊपर वाली खाल पर केंद्रित करने की प्रैक्टिस करता। उसने की के बहाव के साथ एक्सपेरिमेंट किए, उसके रास्तों और उसकी रुकावटों को महसूस करने की कोशिश की। उसने अपने बनते हुए शिफ्टिंग पिलर्स में से एक में जड़ी हुई स्टोन बोन कवनेंट लॉ स्लिप को महसूस किया, पोटेंशियल की एक ठंडी और भारी गांठ। ये काम करती थी, पर ये ग्रेनाइट का कोट पहनने जैसा महसूस होता था, ताकतवर पर पराया। उसने रात की सबसे गहरी खामोशी में सोचा कि ऐसी कला का इस्तेमाल करना कैसा लगेगा जो अपनी खुद की विल का हिस्सा लगे, न कि बाहर से डाला गया कोई औजार। आखिरकार वो अपने कमरे में लौट आता। शाओलैन वहां होकर गई होती, कोई करीने से तय किया हुआ कपड़ा या साफ बर्तन छोड़कर। कमरा हमेशा बेदाग होता था, एक खामोश और खाली कोठरी। वो अपने गद्दे पर लेट जाता, चांदनी और परछाई के पैटर्न को फर्श के नंगे तख्तों पर रेंगते हुए देखता।
वहाँ की खामोशी ही उसकी इकलौती साथी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें उसके पिता के आखिरी शब्दों की गूंज और पहाड़ों का एक बहुत बड़ा और सब्र वाला सन्नाटा समाया हुआ था। 3 चांद बढ़े और घटे। हवा इतनी तेज हो गई कि सुबह की सांसें पाले की तरह जमने लगी। आखिरी पत्ते भी गिर गए। रूटीन एक चक्की के पत्थर जैसा था और यंशु ने महसूस किया कि वो उस पर घिसकर तेज हो रहा है। उसके हाई ग्रेड कोर का शुरुआती झटका अब एक मुस्तकिल और दबे हुए खिंचाव में बदल गया था। उस पर नजर रखी जा रही थी, जिन रू द्वारा दुश्मनी भरे मुकाबले के लिए, जिन फिन द्वारा शक भरे हिसाब किताब के लिए, लाओ चेन द्वारा एक बेरुखी वाली प्रोफेशनल दिलचस्पी के लिए और ग्रैनी वेन और सू वे द्वारा अपने न समझे जाने वाले इरादों के लिए। वो उनके समीकरणों में एक चर था और उसे ये पता था। फिर भी उसके तय किए गए पाथ और उसकी लिखी हुई जिंदगी के सख्त पिंजरे के अंदर कोई चीज चुपचाप बड़ी हो रही थी। उसकी की नहीं, जो बहुत ही धीमी रफ्तार से घनी हो रही थी, न ही स्टोन बोन कवेनेंट में उसकी काबिलियत, जिसे वो अब एक पल में चालू करके अपने हाथ को एक ऐसी ढाल बना सकता था जो प्रैक्टिस वाली तलवार को रोक सके। ये कुछ और भी बारीक चीज थी, खुद उस सिस्टम की, उसके दबावों की और उसकी कमियों की एक गहरी समझ। उसने क्लैन की धड़कन की लय सीखी, अनकहे नियम और एहसान और धमकी की करेंसी को समझा। उसने सीखा कि उसका हाई ग्रेड कोर उसे एक नाजुक सा सहारा देता है, जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसे वो आसानी से उससे छीन नहीं सकते थे। वो और भी सख्त, और भी तेज और भी सब्र वाला बन रहा था। एक बीमारी से भरी कुटिया में बोया गया खामोश गुस्से का बीज फटकर बाहर नहीं आ रहा था। वो अपनी जड़ें गहरी और अनदेखी फैला रहा था, अंधेरे में ताकत जुटा रहा था। वक्त का पक्षी उड़ता रहा। उसकी परछाई ट्रेनिंग यार्ड, हॉल ऑफ फाउंडेशन और विस्परिंग रिज के ऊपर से गुजरती रही और यंशु उस गुजरती परछाई के नीचे अपने सौंपे गए रास्ते पर चलता रहा और इस दौरान अपने पिंजरे की दीवारों को पढ़ता रहा, उनकी मजबूती नापता रहा और चाबी के सपने देखता रहा। तो ये था चैप्टर 3 to 6, जहाँ स्टोरी धीरे धीरे अपनी असली डायरेक्शन दिखाती है। यहाँ यंशु फाइट नहीं करता, लेकिन वो सीखता है कौन डिसीजन लेता है, कौन फॉलो करता है और कौन सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद आ रही है, अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगती हैं जहाँ पावर अर्न होती है, मिलती नहीं, तो अनरिटन अथॉरिटी आपके लिए है। ये नॉवल रॉयल रोड पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला वीडियो होगा चैप्टर 7 to 10 के ऊपर, जहाँ चीज़ें फाइनली मूव करना शुरू करती हैं। अगर आप चाहते हो स्टार स्टोन सीज का ब्रेकडाउन या यंशु वर्सेस जिनरो का एनालिसिस, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।